92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom. Let's go. दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी नसीब भाई डायरेक्टर। सफेद टी शर्ट, गहरी नीली जीन्स, सर पे गोल हैट पहने हुए नसीब भाई ने अपने दोनों हाथों को आगे किया और उसके बीच के हिस्से में से बाहर की दुनिया देखने के बाद बोले, रोमिन जी, ये लोकेशन हमको जमता है, गाना इधर ही शूट होना मांगता क्या? थोड़ी देर में काम खत्म हुआ तो नसीब दा अपने लाव लश्कर के साथ तेजी से निकल गए। उम्र के 50 सावन देख चुके नसीब भाई में आज 16 साल वाला जोश था। वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। सादा कुर्ता पैजामा, सर पे टोपी पहनने वाले नसीब भाई का ये रूप देख के बदेरवा वाले दंग थे। ये तब्दीली उनमें तब से आई जब से वो नसीब भाई से नसीबदा हो गए। मुंबई में कुछ साल बिताने के बाद जब वो भदेरवा वापस आए तो वो अपने नए नाम के साथ न जाने क्या क्या ले आए थे। मिसाल के तौर पे नई जबान, अंग्रेजी फैशन के कपड़े और हाँ, वड़ा पाव। हालांकि भदेरवा में पाव का चलन तो नहीं था, पर डबल रोटी नाम की एक वैसी ही चीज मिल जाया करती थी। कुछ दिन पहले नसीबदा ने डबल रोटी में आलू का भरता घुसेड़ के टमाटर की चटनी से खाते हुए पास ही बैठे अपने दोस्त से कहा, तुमको मांगता है क्या? उस दोस्त ने मना कर दिया तो नसीबदा ने खुद ही पाव खाने की वजह बता दी। वो क्या है ना, वहां पे टाइमिस्ट नहीं रहता तो सब यही खाते हैं, मेरा तो आदत हो गया है। दरअसल नसीब भाई को गाने का बहुत शौक था। शौक के साथ उनको ये शक भी था कि उनकी आवाज मोहम्मद रफ़ी से मिलती है। अब शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। इस शक को लोगों ने कुछ ये कह के और पक्का कर दिया था कि यार नसीब, तुम तो बस बम्बई चले जाओ, सारे सिंगर तुम्हारे आगे पानी भरेंगे। पर उन लोगों को क्या पता था कि मुंबई पहुंच के खुद नसीब भाई को कितना पानी भरना पड़ा था। फिर क्या था, जवानी के जोश से भरे नसीब भाई अपनी पली पलाई 4 बकरियों को बेच के बम्बई रवाना हो गए। उस वक्त ये मुंबई नहीं हुआ था। अगर सिनेमाकारों के इतिहास में उन दोस्तों, भाई बहनों, रिश्तेदारों का नाम आएगा जिनकी वजह से बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर, संगीतकार अपनी मंजिल पाए, तो इंशाल्लाह उन 4 हट्टी कट्टी बकरियों का नाम भी दर्ज हो जाना चाहिए जिनको बेच के नसीब भाई बम्बई आ पाए थे। पर इन बकरियों की शहादत का तारीख में दर्ज होना नसीबदा के सफल होने पे था। सब जगह एड़ियां रगड़ने के बाद भी जब उनको कहीं काम नहीं मिला तो किसी ने नाम बदलने की सलाह दी। नसीब भाई, ऐसे काम नहीं होगा, मेरी मानो एक टोटका आजमाओ, नाम बदल लो। जो भी बुलंदियों पे पहुंचा है नाम बदल के पहुंचा है। और देख लो, हमारे यूसुफ भाई को भी दिलीप कुमार होना पड़ा तब चल पाए हैं। ऐसी कितनी मिसालें हैं। नसीब भाई सोच रहे थे कि अगर नाम बदलने से ही उनका नसीब जगता है तो नाम बदलना ही ठीक है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom. Let's go. दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी नसीब भाई डायरेक्टर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नसीब भाई मुंबई में जगह जगह ठोकरें खा के वापस अपने गांव लौट आए थे ताकि यहां अपने अरमान निकाल पाए। लेकिन मुंबई में उनके साथ क्या क्या हुआ ये वही जानते हैं। लोगों ने उनका नाम तक बदल दिया था। अब आगे। नसीब भाई की सफलता के लिए उनसे बिना इजाजत लिए सबने नाम रखने भी शुरू कर दिए थे। महबूब राय या बिमल खान कैसा रहेगा? एकदम गंगा जमुनी नाम है, सेकुलर है, सो अलग। हर तरह की ये सब ओल्ड फैशन वगैरह है। क्या समझा तुम लोग? नसीब भाई का नाम कुछ अंग्रेजी होना मांगता। एक पुराने खिलाड़ी ने अपने अंदाज में कहा। गिलबर्ट पिंटो। बोला है ना, झकास नाम है, बोले तो फंटास। तालियां बज गईं और उसी दिन से नसीब भाई को सब गिलबर्ट पिंटो कह के बुलाने लगे। इस टोटके से भी बात नहीं बनी।
जनाब नसीब यानी गिलबर्ट पिंटो को हर गीतकार, संगीतकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के ऑफिस के बाहर देखा जाता, मगर मजाल है कि कभी अंदर दाखिल हो पाए हूं। गाने का मौका नहीं मिला तो दोस्तों की मंडली फिर बैठी, मशवरे फिर से आए। मशवरा एक ऐसा तोहफा है जो हर हिंदुस्तानी चाहो ना चाहो दे के मानता है। देखो भाई, तुम यहाँ जो बनने आए हो वो तो यहाँ बन नहीं पाओगे, हैं? मसलन जो एक्टर बनने आया था वो बन गया डायरेक्टर, जो डायरेक्टर बनने आए थे वो बन गए एक्टर। सो तुम सिंगर बनने आए हो तो सिंगिंग में तो सफल हो ही नहीं सकते। मतलब? नसीबदा ने पूछा। मतलब यही कि तुम सिंगर बनने आए हो तो कुछ और जगह ट्राई करो ना, सिंगिंग में नहीं। शर्तिया कामयाबी मिलेगी, देख लेना। क्या यार, इतना टाइम बर्बाद कर दिया, तुम्हें तो एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। स्ट्रगल करते नसीब भाई कर ही क्या सकते थे, सिवाय इसके की सलाह मान ली जाए। कुछ दिन ये मशक्कत भी चली। गीतकार, गायकी जैसी कई सीढ़ियों से लुढ़कने के बाद उनका खाता आखिरकार खुल गया जूनियर आर्टिस्ट बनके। इसी काम के दौरान नसीब भाई को फिल्मी ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने एक्शन, कट जैसे कुछ जुमले सीखे, लेकिन यह काम भी जाता रहा जब रेड पड़ी और नसीब भाई को बिना आर्टिस्ट कार्ड के काम करने पर जुर्माना भरना पड़ा। बकरियों की शहादत का पैसा तो पहले ही खत्म हो गया था, अब काम भी गया। पेट भरने के लिए नसीब भाई ने कई तरह के काम किए और तय किया कि वो फिल्म डायरेक्टर बनेंगे। यही वो प्राणी है जो सब पे हुक्म चलाता है, दुनिया को दिखा के रहेंगे कि वो क्या चीज है। दुनिया को दिखाने के चक्कर में उन्होंने फिर से कई कई जगहों के चक्कर लगाए, पर बात नहीं बनी। तभी एक रात एक आइडिया चमका, क्यों ना गांव में जाके ये सपना पूरा किया जाए, वहां लोगों के अरमान कम थोड़े हैं। बस तभी से गांव आके नसीबदा अपने आप को डायरेक्टर घोषित करके पिक्चर बना रहे हैं जिसका चर्चा पूरे इलाके में है। लोगों ने तरह तरह के सवाल किए तो उनका कुछ यूं जवाब था कि तुम लोग सोचता कि अपन इधर काय को आयला है फिल्म बनाने वास्ते, है मुंबई में नहीं बनाया। सही सोचता, पर पुन सोचा कि तुम लोगों को हम नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा। अरे इतना टैलेंट भरा पड़ेला इधर, बोलो ठीक सोचा पुन, वरना पुन को क्या आराम से कोठी में रहता था मैं तो बच्चन के सामने। गांव वालों की आंखें भर आई। कितना ख्याल है नसीब भाई को गांव का, उनका साथ तो देना ही होगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom. Let's go. दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी नसीब भाई डायरेक्टर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सभी हथकंडे अपनाने के बाद भी मुंबई में नसीबदा को सफलता हाथ नहीं लगी। अपनी 4 बकरियां बेच के जो पैसा हाथ आया था वो ख़त्म होते ही नसीबदा कुछ दिन जूझे और फिर वापस अपने गांव भदेवरा आ गए, लेकिन डायरेक्टर बनके। अब आगे पूरे जोर शोर से फिल्म का काम शुरू हो गया। मुंबई में मिलने वाली नाकामी उन्होंने किसी पे जाहिर नहीं होने दी। नसीब भाई ये तो बताओ कि कौन सी पिक्चर का निर्देशन किया? तो वो कई नाम गिना देते। अरे हरा दिन पीली रात, एक को मारा 2 मर गए, धधकती राख और न जाने क्या क्या, न जाने क्या क्या। नसीब भाई हमें ये आखिरी वाला पिक्चर का नाम बहुत अच्छा लगा, कब दिखाओगे ये फिल्म? एक ने कहा तो दूसरा बोला, हाँ पर हमने तो सुना नहीं कभी ये नाम, न कभी टीवी पे देखी है पिक्चर। नसीबदा के कान खड़े हो गए। मामला फंसते देख परसों से बने ताजे ताजे सबसे बुजुर्ग असिस्टेंट डायरेक्टर नसीबदा के बचपन के दोस्त रोमी यानी रहीम मियाँ ने बीच में पड़ते हुए कहा, अरे बड़े पर्दे की फिल्म है, इतने बड़े पर्दे की कि बंबई में 2 सिनेमा घरों को मिलाया गया तब चली फिल्म। अब बोलो टीवी पे कैसे ना आती है? बड़े यार टीवी पे नहीं देखी है नहीं था। लोग कुछ देर के लिए दंग रह गए। नसीबदा का चर्चा पूरे गांव में था। जब भी वो अपनी सफेद गोल कैप पहन के निकलते तो बच्चे, बूढ़े, जवान सब में एक अदा आ जाती। क्या पता डायरेक्टर साहब को कोई अदा पसंद आ जाए और कोई छोटा मोटा रोल मिल जाए, है? वहां नसीबदा ने अपने पुश्तैनी घर की बैठक में
नसीब फिल्म्स करके एक बोर्ड लगा दिया। मुंबई में काम के दौरान कुछ एक फिल्मी हस्तियों के साथ वाले फोटो को प्रिंट करवा के दीवार पर चिपका दिया गया। कुल मिला के नसीबदा डायरेक्टर बन ही गए, भले ही फिल्म कोई डायरेक्ट न की हो। तो जनाब, गांव में बनने वाली इस फिल्म की खास बात यह थी कि कोई भी पैसे के दम पे मनचाहा रोल ले सकता था। दुनिया में गिने चुने ही लोग होंगे जो अपने आप को सुनहरे पर्दे पे न देखना चाहते हों। बस यही बारीक नब्ज थी जिसको नसीबदा ने पकड़ लिया था। नसीबदा की बनने वाली इस फिल्म में, जिसका अभी तक नाम भी नहीं रखा गया था, इसमें काम करने के लिए टैलेंट, उम्र, खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती थी। लोग आते, ऑडिशन देते, डायलॉग बोलते और नसीबदा के जवाब का इंतजार करते। नसीबदा बस एक रकम बोलते, 3,000 रुपये लगेगा। अगर एक्टर तैयार होता तो रोमी जी तुरंत उसका नाम दर्ज कर लेते और बोलते, मुबारक हो जी, आप हीरो बन गए। वो आदमी मुस्कुराता हुआ चला जाता। लेकिन असल में फिल्म के हीरो बने युवा राकेश सोनी। बोलो कैसे? ऐसे क्योंकि शादी बारातों में वीडियो बनाने वाला उनका इकलौता स्टूडियो था और गांव का इकलौता कैमरा भी। अब फिल्म बनानी है तो कैमरा तो चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसका उनकी शक्ल सूरत से कोई वास्ता नहीं था, बल्कि उस VHS कैमरा से था जिस पे फिल्म शूट होनी थी। 10,000 रुपया भी दिया था बेचारे ने। रोल पाने की दौड़ में और भी लोग शामिल थे, लेकिन मोहल्ले के छुटभैया टपोरी इस्लाम बाबा की किस्मत जुए ने चमका दी। जुए में जीते हुए 7,009 रुपए 50 पैसों में इनको खलनायक डाकू जबर सिंह की भूमिका मिली। फिल्म में फ्री में काम करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए एक आध डायलॉग के लिए भी 100 से 200 रुपए तक नसीबदा के दरबार में चढ़ाने पड़ रहे थे। पूरे भदेवरा में जैसे कलाकारों की बाढ़ आ गई थी। हर कोई रोल करने के लिए मरा जा रहा था, और मरे भी क्यों ना, ऐसा मौका बार बार थोड़े आता है। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom. Let's go. दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी नसीब भाई डायरेक्टर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, गांव में फिल्म का काम शुरू करने वाले नसीबदा ने कास्टिंग शुरू कर दी थी। लेकिन इस फिल्म की कास्टिंग में टैलेंट नहीं, पैसा ही सब कुछ था। पैसा दो, रोल लो। अब आगे। नसीबदा फिल्म के बैनर के तले बन रही इस फिल्म में भाग लेने वालों की अच्छी खासी उम्मीदवारी थी। बजरिया में टीन साजी का काम करने वाले सगीर टोंटो ने 200 रुपया नसीबदा को देते हुए कहा, कौन सा रोल मिल जाएगा भाईजान? नसीबदा ने 100 के 2 पत्तों पे नजर दौड़ाई, नोट जेब में डाले और बोले, 200 रुपये में जो रोल आएगा वो मैं तेरे को बाद में बताएगा। सगीर का बस चलता तो आज अपनी बीवी के गहने बेच के हीरो का रोल खरीद लेता। हीरो बनने के मौके बार बार थोड़े आते हैं, वो भी खुद गांव चल के। लेकिन बीवी के गहने बेचने के लिए पहले बीवी का होना जरूरी था। इस घड़ी सगीर टोंटो को कुंवारे लड़के बीमे की वो पॉलिसी लग रहे थे जिनके प्रीमियम कभी भरे ही नहीं गए। खैर, एक डायलॉग भी जब सांभा और कालिया को अमर कर सकता था तो मौका तो नहीं गंवा सकते ना। नसीबदा के निर्देशन में बन रही फिल्म वो पहली फिल्म थी जिसके जूनियर आर्टिस्ट सबसे पहले कास्ट हुए थे। हीरो और विलेन उसके बाद, बस अब हीरोइन की तलाश जारी थी। भदेरवा की खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी नसीबदा की नजरों में जगह न बना पाई। किस्मत मेहरबान हुई 25 साल की मुनमुन पे। वैसे खूबसूरत शब्द मुनमुन के लिए नहीं बना था, पर इस बात का जरा भी गुमान मुनमुन को नहीं था। लेकिन आज मुनमुन ने अपनी जिंदगी भर की कमाई 3,700 रुपया नसीबदा के चरणों में रख के हीरोइन की जगह पक्की कर ली थी। घर पहुंच के मुनमुन ने अपनी तस्वीर के पास मधुबाला की तस्वीर लटका दी। आखिर मुकाबला बराबर वालों में होना चाहिए। फिल्म डाकुओं पे थी, सो कहानी कुछ यूं थी कि डाकू जबर सिंह गांव पे हमला करता है और हीरोइन के पिता सेठ दौलत राम का खून कर देता है। फिर हीरो बदला लेता है। अब सेठ दौलत राम की हवेली की लोकेशन के लिए गांव के रईस खुदा बख्श साहब की कोठी को चुना गया।
खुदाबख्श साहब ने भी हाँ कर दी और बोले, माशाल्लाह कि आपको हमारे कोठी इस लायक लगी है। वैसे सेठ दौलत राम का रोल कौन कर रहा है? नसीबदा को समझते देर न लगी और दौलत राम का रोल खुदाबख्श साहब को मिल गया। खैर खैर करके शूटिंग का दिन भी आ गया। लल्लू धोबी के खच्चरों और गधों को नहला धुला के लोकेशन पे लाया गया, बल्कि गधों पे तो बाकायदा चूने की हल्की पुताई भी की गई। जब डाकू जबर सिंह अपने गधे मतलब घोड़े पे हाथ थपथपाता तो चूने की भस उड़ती। या थोड़ा गोंद मिला दिया होता, एक ने कहा। अया समझा करो, लो बजट फिल्म है, अगली बार मैदे की लई मिलवा देंगे। अरे फिलहाल शूटिंग तो होने दो। एक्शन कहने को तैयार नसीबदा की आंखों में आंसू आ गए। आखिर आज उनकी तमन्ना पूरी होने जा रही थी। क्लैप जिस आम कटनी पे तख्ती चिपकवा के बनाया गया था वो तैयार था, बस एक्शन कहने भर की देरी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom. Let's go. दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी नसीब भाई डायरेक्टर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नसीबदा की फिल्म की शूटिंग का पहला दिन था और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आखिर उनके दिल की मुराद पूरी जो होने जा रही थी। अब आगे सब रेडी था। डाकू जबर सिंह को एक्शन कहते ही दौड़ के गधे पे बैठना था और चिल्लाते हुए कहना था, दौलत राम आज तू नहीं बच सकता, तेरी मौत तेरे सामने है। अपने इमोशंस को संभालते हुए नसीबदा ने एक्शन कह दिया। जबर सिंह दौड़ा और गधे पे बैठ गया। पर यह क्या, गधा तो टस से मस नहीं हुआ, वो तो ईदगाह की हरी भरी घास चरने में लगा हुआ था। सिचुएशन बदली तो नॉन एक्सपीरियंस एक्टर के डायलॉग भी बदल गए। दौलत राम आज तू बचने, ए बुरे चल 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 भगरे 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 भाग। कई लाते भी मारी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। काट, नसीबदा चिल्लाए और लल्लू धोबी को घूर के देखा। लल्लू धोबी ने एक सीटी बजाई और एक पत्थर फेंका। अरे जैसे कमाल हो गया, गधों ने घास छोड़ दी और फेंके गए पत्थर की दिशा में अपनी फुद्दक चाल में चलने लगे। दौड़ फिर भी नहीं पाए थे बेचारे। लल्लू धोबी ने गधों का बचाव करते हुए कहा, क्या करे नसीब भाई, ईंटा ढोने की आदत है, स्पीड बंद गई बेचारों की। नसीबदा झन्ना उठे, कर भी क्या सकते थे। खैर ऐसी ही दुश्वारियों के साथ शूटिंग चलती रही। डाकू जबर सिंह का जब सेठ दौलत राम से आमना सामना हुआ तो वो चिल्लाया, तूने कितने गरीबों का खून चूसा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले। इतना कहते हुए इस्लाम बाबा यानी डाकू जबर सिंह ने दौलत राम को पकड़ लिया और मुक्कों से मारने लगे। मुक्के असली थे तो खुदाबख्श साहब ने भी सेठ दौलत राम के कैरेक्टर से बाहर आते हुए कहा, अरे तेरी टुच्चे की दिन भर जुआ खेलता है और हमसे कह रही है कि गरीबों का खून चूसा है, छमन लिया तो जरा डंडा। उन्होंने डाकू जबर सिंह यानी इस्लाम बाबा के 2-4 हाथ धर दिए। गुत्थम गुत्था हो गई। असली हाथापाई देख के डायरेक्टर साहब ने कट कह दिया, क्या यार तुम सबको लड़ने का नहीं, फिल्म है भाई, फिल्म असल नहीं। लोगों ने रोका तो समझ आया, सब खामोश थे। कई कटों के बाद आखिरकार सीन पूरा हुआ। असिस्टेंट डायरेक्टर ने ठाई की आवाज निकाल के गोली चलने की गवाही दी तो जनाब दौलत राम गिरे ही नहीं। डायरेक्टर साहब चिल्लाए, यार तुम्हें गोली लगी है, गिर जाओ। इस पे खुदाबख्श साहब खींच गए, अरे कैसे बेवकूफ डायरेक्टर हो यार, हैं? प्रेम चोपड़ा कहीं एक बार में मरता है क्या, है? जब तक उसको कई गोलियां न लगे तब तक नहीं गिरेगा। कई बार ठाए ठाए की आवाज निकाली गई, तब जाके दौलत राम मरे और अपनी हवेली की बालकनी में उनकी लाश झूल गई। ये पूरे फिल्म इतिहास की अनोखी हवेली थी, जो थी तो दौलत राम की, पर उस पर लिखा हुआ था खुदा बख्श मंजिल। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom. Let's go.
दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी नसीब भाई डायरेक्टर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नसीब भाई की शूटिंग कई दुश्वारियों के साथ शुरू हुई। डायरेक्टर साहब की कौन सुनता जब सब अपनी मर्जी की कर रहे हों। एक्टर गोली लगने पे भी मरने को तैयार नहीं था। डायरेक्टर साहब कट पे कट किए जा रहे थे। अब आगे। लाश यानी खुदाबख्श साहब को बालकनी से लटके हुए काफी देर हो चुकी थी और हीरोइन के ठीक से न रो पाने की वजह से डायरेक्टर साहब कट पे कट किए जा रहे थे। खून हो जाने पे भी माहौल बिल्कुल संजीदा नहीं था, क्योंकि लाश हर 2 मिनट में खुद ही पूछ लेती, नसीब भाई और कितनी देर? 2 मिनट बस, 2 मिनट। नसीब भाई खुजली हो रही है। दरअसल खुदाबख्श साहब बता नहीं पा रहे थे कि उनको बड़ी देर से सुसु आ रही थी। फिर एक आवाज आई, पर इस बार शिद्दत बहुत थी। नसीब भाई और कितनी देर? और वो आवाज बीच में ही रिलैक्स हो गई। बस 2 मिनट और। नहीं, अब कोई फायदा नहीं है। सब हंस पड़े। सेठ दौलत राम की लाश को उतारा गया। आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में खड़े सगीर टोटो, जिन्होंने 200 रुपए दिए थे, नसीबदा पे चिल्ला पड़े, नसीब भाई हमारा डायलॉग कब आएगा? नसीबदा ने वक्त की नजाकत को समझा और टोटो को एक कागज पकड़ा दिया। एक्शन की आवाज आते ही टोटो भीड़ चीरते हुए आए और पूरे इमोशन से बोले, क्यों भाई यहाँ क्या हो रहा है? इसके बाद तो जैसे सभी उबल पड़े और अपने अपने डायलॉग की मांग होने लगी। नसीबदा ने भी 100-200 रुपए वालों को इसी भीड़ में निपटाना ठीक समझा। दौलत राम का मर्डर तो सुबह हुआ था, लेकिन एक एक डायलॉग के चक्कर में ये सीन शाम तक चलता रहा। ओह, गोली लगी है? हाँ, सेठ को गोली मार दी। लगता गोली लग गई। गणपत के आखिरी डायलॉग के बाद सीन पैकअप हुआ था। सेठ जी लगता गोली लगने से मर गए। पूरे 15 दिनों की मशक्कत के बाद फिल्म खत्म हुई। जो पैसे नसीबदा ने इकट्ठा किए थे, उससे कहीं ज्यादा की उधारी चढ़ गई। लोगों की जुबान पे एक ही सवाल होता, नसीबदा फिल्म तो शूट हो गई, दिखाओ तो। अब अपने सामने पड़ी 50 VHS टेपों का ढेर देख के नसीबदा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जूनियर आर्टिस्ट का काम करते हुए नसीबदा ने एक्शन और कट ही सीखा था। आगे तो वो जानते ही नहीं थे कि करना क्या है। अगली सुबह वो टेपों का गट्ठर लेके बंबई रवाना हो गए। कई सालों से उनका कोई अता पता नहीं है, पर आज भी उनके ऑफिस यानी नसीब फिल्म में बैठकें लगती हैं, फिल्म की चर्चाएं होती हैं। उनकी तलाश में इस्लाम बाबा को मुंबई भेजा गया। बहुत खोज ढूंढ के बाद नसीबदा इस्लाम बाबा को चौपाटी पे वड़ा पाव बेचते मिले। इस्लाम बाबा ने कहा, नसीबदा फिल्म? अरे हम सब वहां फिल्म का इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ? फिल्म का क्या हुआ? नसीबदा ने एक ताजा वड़ा पाव इस्लाम बाबा को थमाते हुए कहा, भाई तुम्हें पता नहीं, मुगल आजम भी 20 साल में बनी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।